अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई आज और आर्मी चीफ साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है, किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा और 2 टोक ऐलान किया है, 2 टोक मौक़िफ़ है कि फ़ौज और अवाम एक पेज पर खड़े हैं। क्या कहेंगे? देखें, लोग आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को 2 तनाज़ुर में देख रहे हैं। एक तो कल 5 फरवरी है, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती और भारतीय ज़ुल्म बर्बरियत के खिलाफ बात की गई है और वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती की गई है। तो एक तो एंगल मेरे ख़्याल में 5 फरवरी से पहले आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करनी होती है और कश्मीर पर फ़ौज ने अपना स्टैंड जो है उसका इयादा करना होता है और एक उसका कि हाँ, रिज़ॉल्व भी आता है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। तो ये अगर हम देखेंगे तो हर 5 फरवरी से पहले आपको एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नज़र आ जाएगी। हुँ, दूसरी इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की अहमियत बन गई बानी पीटीआई के खत की वजह से कि हम सब उसके एलामिये में से ये तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि खत के बारे में क्या बात है। अगर हम आईएसपीआर के एलामिये को देखें, तो जो बात आपने कही है कि जी फ़ौज और अवाम इकट्ठे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, तो बानी पीटीआई का खत का मतन तो यही था ना कि इस वक़्त फ़ौज और अवाम के दरमियान बड़ी खलीज पैदा हो गई है और वो खलीज सिर्फ़ मैं दूर कर सकता हूँ। हुँ, उन्होंने तो जो खत में अपना सीवी पेश किया फ़ौज को, वो ये था कि जी फ़ौज और अवाम के दरमियान इस वक़्त जो दूरियाँ हैं और जो फ़ासले हैं, जो गैप्स हैं, वो पाकिस्तान में सिर्फ़ एक ही शख्सियत है, उसका नाम इमरान खान है, जो ये गैप कवर कर सकता है और फ़ौज और अवाम को इकट्ठा कर सकता है, जो कि इस वक़्त इकट्ठे नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं कि एलामिये में जो ये बात है कि फ़ौज और अवाम इकट्ठे हैं, वो उनके इस खत के इस सवाल का जवाब है कि जी हम फ़ौज और अवाम तो पहले ही इकट्ठे हैं, इस काम के लिए आपकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर बैठें, ये काम हम आप खुद कर लेंगे और इस काम के लिए हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हम अगर खत का एक नुक्ता ये पढ़ें कि जी फ़ौज और अवाम में खलीज है और वो खलीज जो है मैं दूर कर सकता हूँ और जैसे कि उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब अब मक म मुझे हुकूमत दे दी जाए, यानी कि जब मकबूल हुकूमत आएगी और जो मकबूल हुकूमत उनके ख़्याल में वो उनकी होगी, तो इस्तेहकाम आएगा और अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज दूर होगी। तो आप कह सकते हैं फ़ौज ने आज अपने एलामिये में एक एक तरह से उनकी इस बात का जवाब दे दिया है कि भाईजान इस काम के लिए आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम इस काम में खुद ही खुद कफ़ील है, तुसी आराम नाल अपने घर बैठो, ताडी कोई लोड़ नहीं। आप कह सकते हैं अगर अगर खत का जवाब खत एलामिया से आना था, तो हम कह सकते हैं कि खत का जवाब एलामिया से आया है और एलामिया में खत को मुस्तरद करके कहा गया है कि आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह देखता हूँ इस खत को। बाकी जो बानी पीटीआई के खत के बाकी मंदरजात थे, उसका तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से जवाब आना कोई ज़रूरी नहीं था। हुँ, उस पर फ़ौज का जवाब पहले ही बहुत वाज़ेह आ चुका था। मसलन आप समझिए इंतखाबात में धांधली, फ़ौज कहती है कोई धांधली नहीं हुई है और जो दीगर 9 मई और उस हवाले से जुडिशल कमीशन पे डीजीआईएसपीआर की बात मौजूद है कि इस कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो कहते हैं 2014 के धरने पर कमीशन बनना चाहिए। इसी तरह और जो कि जी 17 सीटों वाले को हुकूमत दे दी है, वो इस बात को मानते नहीं है, तो फ़ौज अपनी आईनी हदूद में रहे, फ़ौज कहेगी हम अपनी आईनी हदूद में हैं। तो बाकी बातें तो कोई ऐसी नहीं थी जिनका जवाब दिया जा सके। एक ही बात थी जो वो कह रहा था कि मैं ही फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज दूर कर सकता हूँ। उन्होंने इसका आज मैं कहता हूँ जवाब दे दिया है। बाकी सिक्योरिटी ज़राए ने ये कहा है कि जी खत तो मौसूल ही नहीं हुआ, खत हमें मिला ही नहीं। खत को टीसीएस या डाक से तो भेजा नहीं जा रहा था। सही आपका बात। ख़्याल है कि खत कोई ऐसा है कि ऊपर लिखा होगा कि माय डियर आसिम मुनीर, नीचे लिखा होगा आप फ़िदवी, आपका ख़ादम इमरान खान, ऐसा नहीं है। ये खत तो मीडिया को जारी किया गया है और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये खत तो प्रोपेगेंडे के लिए था और ये खत जो है फ़ौज को बदनाम करने के लिए था या ये कहने के लिए था
कि अगर आप मेरी खिदमात हासिल कर लें तो मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। खत के 2 ही मानी थे। एक ये है कि आप अब तक जो कर रहे हैं वो गलत है और उससे आपकी बड़ी पोज़ीशन ख़राब हो गई है, और अगर आप मुझे अपनी नौकरी पे रख लें और मुझे अपने पास रख लें और मैं आपका काम करूँ तो मैं आपकी सारी पोज़ीशन ठीक कर दूँगा। मेरे ख़्याल में उसका जवाब आ गया है और प्रोपेगेंडे का जवाब प्रोपेगेंडे से दे दिया गया है। ना उनने ख़त को ऐसे डाक किया था, ना इसका कोई जवाब आना है। बाकी फ़ौज की स्टेटेड पोज़ीशन यही है कि हमारे पास तो ख़त आया ही नहीं, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस ख़त पर बिल्कुल गौर नहीं हुआ और मैं समझता हूँ गौर हुआ भी नहीं होगा। मैं नहीं समझता कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आज ये हुआ होगा कि ओहो! खान साहब का ख़त आ गया है, फिर क्या करें? और उसके बाद सारे कोर कमांडर इकट्ठे होके बैठ गए होंगे, सर इस ख़त के बारे में कुछ तो करना चाहिए, नहीं किया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा खान साहब के ख़त से? फ़र्ज़ कर लें वो खान साहब के ख़त का जवाब नहीं दिया जाएगा या गौर नहीं होगा तो को पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग जाएगी। को पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो जाएगा, फ़ौज बड़ी मुश्किल में है, को भारत हमला कर देगा, क्या हो जाएगा खान साहब के ख़त से? कुछ भी नहीं होगा। खान साहब के ख़त की एक सियासी हैसियत है और उसको सियासी सियासी ख़त के तौर पे देखा जाएगा। उसकी कोई स्ट्रैटेजिक अहमियत तो है नहीं कि फ़ौज अपनी स्ट्रैटेजिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर इज़हार-ए-ख़्याल करती और देखती कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो सर यहाँ पर ये ट्रम्प का खत तो नहीं था ना कि अगर उसके ऊपर बड़ी डेलिब्रेशन होती, या ये ट्रम्प का, या ये तो यूएस पेंटागन से तो आया हुआ खत नहीं है कि उसके बारे में। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये खत एक मीडिया को जारी किया गया और मीडिया को जारी करके इसका मीडिया में जवाब आ गया। सर यहाँ पर एक और सवाल इसी से रिलेटेड आपसे करना चाहूँगी। ख़त्म ने देखा चला गया और फिर आज 2 टोक मौक़िफ़ हमने सामने आ गए हैं। तो पीटीआई की जानिब से जो वज़ाहतें आने का सिलसिला शुरू हुआ है और हम देख रहे हैं कि जो कोर कमेटी के लीडर मेंबरान हैं, लीडरशिप है पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है, उनकी जानिब से कहा गया है ख़त तो अवाम के लिए लिखा गया है। अवाम का खान साहब सोच रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई की हिकमत अमली है, पॉलिसी या पार्टी पॉलिसी वो कोई चेंज नहीं हो रही। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं सीएमकेपी की जानिब से कहा जाता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूँगा, बानी पीटीआई से दोबारा बात करूँगा और फिर वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर तक जो तमाम मामलात थे वो 99% तक हल हो चुके थे। तो क्या हल हो चुके थे और जो सीएमकेपी का ये बयान है इस वक़्त आना, आप इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने ये बयान क्यों दिया है? असल में ये जानना चाह रही हूँ आपसे। मेरे ख्याल में जुनैद अकबर जो हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा लेकर केपी में चल रहे हैं। हुँ, और जुनैद अकबर एक चार्जशीट बना रहे हैं कि जी जो पीटीआई की मेरे से पहले वाली क़यादत थी, वो फ़ौज से मुक्की हुई थी और मैं तो जी फ़ौज का दुश्मन हूँ और मैं कोई फ़ौज से मुफ़ाहमत नहीं कर रहा और मैं कोई डबल एजेंट नहीं हूँ। मेरे से पहले सारे डबल एजेंट थे। हुँ, मेरे ख़्याल में गंडापुर के ऊपर पास अब इस सारे प्रोपेगेंडे के 2 ही जवाब हैं। एक तो ये कि वो कहे कि मैं कोई फ़ौज से मुक्का नहीं हुआ, दूसरा वो ये कहे कि फ़ौज से मेरी बातचीत जो है वो कामयाब हो गई है और अब जुनैद अकबर उसको ख़राब कर रहा है। मेरे ख़्याल हुँ, में गंडापुर आहिस्ता-आहिस्ता ये केस बना रहे हैं पीटीआई के अंदर कि हम तो मामलात को हल करने के बहुत करीब थे और ये जो नई पीटीआई की क़यादत आई है, ये मामलात को ख़राब करती है और इसने मामलात को बिगाड़ दिया है। आहिस्ता-आहिस्ता मेरे ख़्याल में 8 फरवरी के बाद वो ये कहना शुरू हो जाएँगे कि देखें बातचीत तो बिल्कुल तय हो गई थी और मैं तो बिल्कुल खान साहब को रिहा करा लिया था और ये जुनैद अकबर और ये जो लोग आगे आए हैं, इन्होंने सारा केस ख़राब कर दिया है और ये इसके ज़िम्मेदार हैं, खान को जेल में रखने के। क्योंकि एक प्रोपेगेंडा ये भी था ना कि जी गंडापुर जो है वो खान को रिहा कराना ही नहीं चाहता, उसकी तो मौज लगी हुई है। हुँ, मेरे ख़्याल में गंडापुर अब एक सेवियर के तौर पे बाहर आना चाहता है कि देखिए मैं तो खान साहब को अडयाले से निकालने ही वाला था, तो ये जो नई क़यादत सामने आई है, इसने मरवा दिया है, इसकी गुफ्तगू ने मरवा दिया है। मेरे ख़्याल में गंडापुर अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। गंडापुर अपनी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को पीटीआई के अंदर जस्टिफ़ाई कर रहे हैं और वो इस पोज़ीशन में तो थे नहीं कि वो ये डिनाई कर देते कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते नहीं हैं या वो कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको जस्टिफ़ाई भी किया है और एक्नॉलेज भी किया है कि हाँ, वो राब्तों में हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। अब जहाँ तक गंडापुर की ये बात है ना कि जी बात 99% तय हो गई थी। मैं नहीं मानता बात किसी भी स्टेज पे 99% तय हो गई थी। बात गंडापुर की तरफ से तय हो गई थी, दूसरी तरफ से कभी कुछ तय नहीं हुआ। मैं नहीं हुँ, समझता दूसरी तरफ ने कभी कोई इन सारी ऑफर्स का कोई सीरियस जवाब दिया है। जो एस्टेब्लिशमेंट का बिहेवियर है,
जो एस्टेब्लिशमेंट की सारी राय का अब तक का हमें बिहेवियर नजर आता है टुवर्ड्स पीटीआई, उसमें तो हमें कभी एक लम्हे के लिए भी ये नहीं नजर आता कि कोई बातचीत हो रही थी। पॉलिटिकल मैनेजमेंट जरूर एस्टेब्लिशमेंट करती रहती है पीटीआई के साथ अपनी जरूरत के तहत। मसलन आप कह सकते हैं कि जिस वक्त इस्लामाबाद में वो वो काजी फायद ईसा के खिलाफ बहुत मजहबी लोग बाहर निकल आए थे उनके एक फैसले की वजह से, तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि पीटीआई इस मौके पर जलसा करे, तो उन्होंने 7 बजे सुबह आजम सवाती को भेज के वो जलसा इमरान खान को से मुलतवी कराया। दैट वाज अ पॉलिटिकल मैनेजमेंट। आज हम अगर उसका इहाता करें तो उसके जवाब में पीटीआई को कुछ मिला तो नहीं है ना। आप कहेंगे हुँ, जी वो सुबह 7 बजे जेल खुलने के नतीजे में खान साहब को कोई बड़ा रिलीफ मिल गया, नहीं। वो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी। एस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि हालात खराब हो जाएंगे, उन्होंने पीटीआई के साथ पॉलिटिकल मैनेजमेंट की। और भी कई मौके पे जब कभी जरूरत महसूस की एस्टेब्लिशमेंट ने किसी किस्म की पॉलिटिकल मैनेजमेंट की, तो एस्टेब्लिशमेंट ने वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की है, चाहे उसके लिए इतवार को जेल खोलनी पड़े या कुछ करना पड़े। लेकिन अगर आप कहें कि इसके जवाब में कभी भी एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा रिलीफ देने की पोजीशन में थी या मूड में है, मुझे अभी नहीं नजर आता। आप देखिए ना, उसके बाद इतवार को जेल भी खोली गई, सारा कुछ हुआ और फिर 14 साल कैद भी सुना दी गई। कोई वो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी, और ये जो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि बानी पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं देना और उनको कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी, वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है। और उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई कोई चेंज है हुकूमत का, एस्टेब्लिशमेंट का। और वो पॉलिसी हमें बड़ी यकसुई नजर आती है। और मुझे नहीं लगता कि गंडापुर किसी भी स्टेज पर इस पोजीशन में थे कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ये कन्विंस कर लें कि जी बानी पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस दे दी जाए, बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाए। मैंने पहले भी कहा है कि अडियाले से बनीगाला शिफ्ट करना कोई रिलीफ नहीं है। एक जेल से दूसरी जेल, पहले उनको अटक रखा हुआ था, अटक से अडियाले रख लिया, अडियाले से बनीगाला रखना तो जेल में ही है ना। तो जेल कहीं भी, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको केपी हुकूमत की किसी भी वक्त जो है केपी हुकूमत के काबू में दिया जाएगा। आप देखें जब बुशरा बीबी को केपी जाने की इजाजत दी गई तो हालात खराब हुए, और फौज का और एस्टेब्लिशमेंट का वो जो एक तजर्बा था बुशरा बीबी को केपी भेजने का, उसके को एस्टेब्लिशमेंट को पॉजिटिव नताइज तो नहीं मिले, बल्कि अनमैनेजेबल हो गई बुशरा बीबी। बजाय इसके कि वो जमान पार्क या बनी गल्ला होती तो बहुत मैनेजेबल होती हैं और दोबारा वो जेल चली गई, तो कौन रिस्क लेगा कि इमरान खान को दोबारा केपी भेज दे और फिर वो अनमैनेजेबल हो जाए और वहां एक किले में बैठकर वो सब कुछ करें। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी एग्जैजरेशन कर रहे हैं, या अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए गंडापुर कुछ ज्यादा बात का हकीकत के बरक्स बात कर रहे हैं। सर आगे बढ़ते हुए बात करूंगी, अदालती जराये के मुताबिक 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर से उड़ा दिया है और उनकी जानिब से चीफ जस्टिस शाहिदा अफरीदी से दरख्वास्त की गई है कि इजलास जो है जुडिशल कमीशन का उसको मौखर किया जाए जब तक सीनियरिटी लिस्ट का सर मसला हल नहीं होता। तो क्या लगता है मामला कहाँ को जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता उनके कहने पे जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाएगा। सीनियरिटी का मसला बाद में भी हल हो सकता है। सीनियरिटी हम्म, का मसला क्या है? ये है कि मोहसिन कियानी सीनियर हैं या डोगर सीनियर हैं। ये सीनियरिटी का मसला है ना। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तब्दील होकर आए हैं, क्या उनकी सीनियरिटी उनके जो पेरेंट हाई कोर्ट्स हैं वहां से साथ आई है, या उनकी सीनियरिटी खत्म हो गई है और वो ये नई फ्रेश अपॉइंटमेंट है? और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब जज बने हैं तो वो सबसे जूनियर बन गए हैं। ये मौकफ है ना मोहसिन कियानी साहब का कि सरफराज डोगर साहब जो वैसे तो उनसे 6 महीने सीनियर है। मोहसिन कियानी साहब दिसंबर 2015 में जज बने, सरफराज डोगर साहब जून 2015 में जज बने, लिहाजा 6 महीने सीनियर हैं। मोहसिन कियानी साहब का मौकफ है कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर फर्ज कर लें 3 फरवरी को या 2 फरवरी को जज बने हैं, तो अब वो 2 फरवरी से जज 25 से जज गिने जाएंगे। जो 10 साल वो लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं, वो सीनियरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी नहीं कैरी ऑन हो सकती। ये मौकफ है मोहसिन कियानी साहब का और उनके साथी जजेस का। हम्म, अब इस हवाले से क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले जो जजेस आए हैं, इकबाल हमीदुर रहमान और दूसरे लोग,
क्या जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट से तब्दील होकर आए, तो उनकी सीनियरिटी कैरी ऑन हुई या नहीं हुई? हुई। इकबाल हमीद रहमान चीफ जस्टिस अपनी पुरानी सीनियरिटी की बुनियाद पर ही बने। हुँ, वो कोई, मेरा मतलब है कि आप इस्लाम इकबाल हमीद रहमान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, तो क्या वो आते ही जूनियर मोस्ट जज हो गए थे? नहीं, वो सीनियर हुँ, मोस्ट हुए और वो चीफ जस्टिस आए बने। एक तो माजी की मिसालें ये मौजूद हैं कि जो जज आता है वो अपनी सीनियरिटी साथ लेके आता है। लेकिन अगर कोई इबाहम है भी, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बतौर पिटिशन लग के, तो ये आईनी मसला हल हो जाएगा एक दफा के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तय कर देगा कि सीनियरिटी कैरी ऑन होती है या नहीं होती है। अगर सीनियरिटी ने कैरी ऑन नहीं होना, तो फिर तो ये एक फ्रेश अपॉइंटमेंट हो गई। तो फिर ट्रांसफर करने का तो मकसद ही खत्म हो गया, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट। फिर आप नया ही जज लगा लेते। हुँ, मतलब जजेस का जो बाहमी ट्रांसफर है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, अगर उसमें सीनियरिटी किल हो जाएगी, तो फिर तो खत्म हो जाएगी सीनियरिटी, ट्रांसफर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ये जितने लोग हमारे सरकारी मुलाजम एक महकमे से दूसरे महकमे में ट्रांसफर होते हैं, क्या इनकी सीनियरिटी साथ कैरी ऑन नहीं होती? ये फौजी अफसर एक कोर से दूसरे कोर में ट्रांसफर होते हैं, सीनियरिटी साथ कैरी नहीं होती। जो होती है। और जो हमारे मुख्तलिफ अफसरान हैं, मतलब जज भी एक सरकारी मुलाजिम है ना जी। जी, जज कोई आसमानी मखलूक तो नहीं है, एक सरकारी मुलाजिम है और उसकी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है। वो कोई, मेरा मतलब है उसने अपने लिए, तो जब सब मुलाजमीन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, तो उनकी जो सीनियरिटी है या उनकी जो है वो साथ कैरी ऑन होती है, तो जजेस की क्यों नहीं कैरी ऑन होगी? हाँ, जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर कैरी ऑन नहीं होती, क्योंकि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो नया हलफ होता है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एक नई फ्रेश अपॉइंटमेंट करार दी जाती है। वो उसको एक फ्रेश अपॉइंटमेंट, वो बतौर सुप्रीम कोर्ट का जज नया हलफ उठाता है। लेकिन जब आप एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाते हैं, तो ना नया हलफ उठाते हैं, ना आपकी अपॉइंटमेंट का नया अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है। सुप्रीम कोर्ट में तो जब आप जाते हैं तो आपकी नई अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है, तो यहाँ तो कोई नया अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जारी होता। मेरे ख्याल में उनके इस रिप्रेजेंटेशन में वजन नहीं है, ये एक सियासी स्टंट है। जैसे उन्होंने इससे पहले सियासी खत लिखे हैं, मोहसिन कियानी साहब ने, ये भी एक सियासी खत है, सियासी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हुँ, लीगली वो बहुत कमजोर हैं। ये ठीक है कि जिस तरह मंसूर अली शाह जंग हार गए हैं और वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं बन सके, और अब वो उसके बाद एक खत वाले जज ही रह गए हैं, इसी तरह मोहसिन कियानी साहब भी जंग हार गए हैं। यानी और तो आप कट देखिए, रियासत ने मंसूर, ये अदलिया में धड़ों की जो सियासत है कि मेरा धड़ा बड़ा है, मेरे साथ ज्यादा नंबर ऑफ जजेस हैं, क्योंकि यहाँ को चीफ जस्टिस वोट डाल के इलेक्शन से तो नहीं इलेक्ट होना। तो जहाँ जैसे मंसूर अली शाह को शिकस्त हुई है, वैसे ही मोहसिन अख्तर कैनी को भी शिकस्त हो गई है। और जैसे मंसूर अली शाह की किस्मत में अब सिर्फ खत लिखना रह गया है, ऐसे ही मोहसिन कियानी भी अब खत लिखते ही रह जाएंगे। सर आगे बढ़ते हुए अब आपसे आखिर में पूछना चाहूँगी, ये जो कहा जा रहा है ज़रा के मुताबिक कि चीफ जस्टिस याजा अफरीदी साहब कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, तो इस बात में कितनी सदाकत है? ये खाली ब्लेम गेम है? वो कॉम्प्रोमाइज किसके साथ है? हुँ, मतलब आप एक बात समझिए, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बने हैं जी, और वो सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ बगावत हो रही है, उसको कुचलने के इकदामात कर रहे हैं। हुँ, देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ रोज बगावत करने की कोशिश करते हैं। सुबह उनकी कोशिश है सुबह ना हो याहिया अफरीदी घर चला जाए। तो याहिया अफरीदी साहब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो एक वॉर सिचुएशन में जरूर है, जिसकी आइन और कानून में कोई इजाजत नहीं है। देखें, इस तरह तो आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की अक्सरियत जिसके साथ होगी वो चीफ जस्टिस हो जाएगा, चाहे वो जूनियर जज हो, इलेक्शन करा ले। मतलब अगर आपने जजों की तादाद पर ही चीफ जस्टिस लगाना है, तो आप कल को जजों का इलेक्शन, चीफ जस्टिस का इलेक्शन करा लिया करें, और सारे हुँ, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो खुफिया बैलेट के जरिए वोट डाल दिया करें। जिसको ज्यादा वोट मिले वो चीफ जस्टिस बन जाए। लेकिन आइन जी, तो ऐसे नहीं कहता। आइन ने तो चीफ जस्टिस लगाने का एक दूसरा मैकेनिज्म दिया है, और उस मैकेनिज्म के तहत याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए हैं और मंसूर अली शाह नहीं बन सके। अब लड़ाई तो यही है ना मंसूर अली शाह साहब की, कि मैंने बनना है और याहिया अफरीदी क्यों बन गया है। जो हुँ, मंसूर अली शाह का हामी ग्रुप है, जिसमें हामिद खान है या तहरीक इंसाफ है, देखें, जब हामिद खान
और ये सारे तहरीक-ए-इंसाफ के वुकला याहिया अफरीदी के खिलाफ बात करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो पीटीआई है, वो याहिया अफरीदी को टारगेट करती है और वो याहिया अफरीदी को उतारने की साजिश कर रही है जी और सर। उनके खिलाफ एक सियासी साजिश हो रही है और पॉलिटिकल गेम हो रही है। तो क्या ये पॉलिटिकल गेम में हमें याहिया अफरीदी के साथ खड़े होना है या एक सियासी जमात के साथ खड़े होना है कि वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस को हटाने की जो कोशिश कर रही है, उसमें हम सियासी जमात के साथ खड़े हो जाएँ? मुझे तो फिलहाल ये मुमकिन नज़र नहीं आता। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।